नमस्कार, मैं चंचल नगाइच एक बार फिर से स्वागत करती हूँ ओम एजुकेशन सेंटर में, जहां आप हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध जो 9 to 12 आरबीएससी सिलेबस में चलती है उसका अध्ययन कर रहे हैं। जो रीट, पटवार, यूपी टेट, एस टेट, एमपी टेट सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी कि 9 से 12 तक के बच्चों के लिए, चाहे वे किसी भी बोर्ड में पढ़ते हों, बोर्ड से संबद्ध स्कूल में पढ़ते हों। तो अब चल रहे हैं अपने क्लास की ओर। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर लिया हो तो बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए और कम से कम अपने एक मित्र के साथ शेयर करिए, जिससे सभी बच्चों को उतना ही लाभ मिल सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कल हमने शब्द शक्तियाँ प्रारंभ की थी। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द शक्तियाँ 3 प्रकार की होती हैं। अभिधा में वाचक कहलाता है शब्द, लक्षणा में शब्द को लक्षक कहते हैं और व्यंजना में शब्द को व्यंजक कहते हैं। अभिधा में जो अर्थ हमें प्राप्त होता है उसे अभिधेयार्थ या वाच्यार्थ कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति में जो अर्थ प्राप्त होता है वह लक्षणार्थ कहलाता है और व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ प्राप्त होता है। अभिधा शब्द शक्ति हमने पढ़ ली थी, फिर भी एक बार हम दोबारा देख रहे हैं कि अभिधा क्या है। साक्षात सांकेतिक अर्थ अथवा मुख्य अर्थ का बोध है ना। शब्द साक्षात सांकेतिक अर्थ या मुख्यार्थ का बोध, मतलब जो जैसा हमें दिख रहा है उसका अर्थ भी हम वही पढ़ रहे हैं, वाचक कहलाता है, वाच्यार्थ निकलता है। दूसरी थी हमारी लक्षणा शब्द शक्ति। मुख्य अर्थ में बाधा और अन्य अर्थ का अन्य किसी लक्षण पर या दीर्घकाल से माने जाने वाले रूढ़ अर्थ पर आधारित होती है। ठीक है, मतलब हमें जो अर्थ दिखाई दे रहा है उसके लक्षण पर आधारित होता है अर्थ, ना कि वही अर्थ होता है। अब आज हम पढ़ेंगे व्यंजना शब्द शक्ति। 2 प्रकार की हमने पढ़ ली, अभिधा और लक्षणा। अब तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। जब किसी शब्द का अर्थ ना अभिधा में प्रकट हो और ना लक्षणा में, ना लक्षणा से, बल्कि कोई अन्य अर्थ स्पष्ट हो, है ना। अन्य अर्थ का कोई प्रकट हो, ना तो वो लक्षणा से प्रकट हो ना अभिधा से अर्थ स्पष्ट हो, कोई अन्य तीसरा व्यंजक शब्द व्यंजना से प्रतीत हो, तो वो व्यंजना शब्द शक्ति कहलाती है। व्यंजना का अर्थ क्या है? व्यंजना शब्द का शाब्दिक अर्थ है विकसित करना, स्पष्ट करना या रहस्य खोलना, विशेष रूप से रहस्य खोलना या स्पष्ट करना। अतः किसी शब्द का छुपा हुआ अन्य अर्थ ज्ञात करना ही व्यंजना शब्द शक्ति कहलाता है। मतलब हम बोल तो कुछ और रहे हैं लेकिन उसका छुपा हुआ अर्थ प्रकट हो रहा है, तो वहाँ व्यंजना होगी। इसमें कथन के संदर्भ के अनुसार एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ प्रकट होते हैं, तो कभी श्रोता या पाठक की कल्पना शक्ति कोई नया अर्थ गढ़ लेती है। इस प्रकार व्यंजना शब्द शक्ति विविध आयामी अर्थ अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। जैसे संध्या हो गई, अब किसी ने कह दिया कि संध्या हो गई, तो इस वाक्य का चरवाहा अलग अर्थ निकालेगा, पुजारी अलग अर्थ निकालेगा, गृहिणी अलग अर्थ निकालेगी। संध्या हो गई,
वाक्य एक ही है लेकिन सभी के लिए इसके अर्थ अलग अलग हैं। कैसे अलग हैं? चरवाहे के लिए संध्या होने का तात्पर्य है उसे घर लौटना है, अपने पशुओं के साथ चारागाह से घर लौटना है। और पुजारी के लिए संध्या का तात्पर्य है कि उसे संध्या वंदन के लिए तैयारी करनी है, संध्या वंदन करना है। गृहिणी के लिए अर्थ है कि संध्या के भोजन का प्रबंध करना है। तो सभी के लिए एक वाक्य का अर्थ अलग अलग है। व्यंजना शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ को दो भागों में बांटा जा सकता है। दो भागों में बांटा गया है, शाब्दिक व्यंजना और अर्थी व्यंजना। शाब्दिक व्यंजना क्या है? जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, जब व्यंजना शब्द पर निर्भर हो, शब्द बदल देने से अर्थात पर्याय रख देने से अर्थ बदल जाता हो, तो वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है, क्योंकि अभीष्ट अर्थ के लिए वही शब्द आवश्यक है। जब व्यंजना शब्द में हो, यदि व्यंजना शब्द में हो तो उस शब्द को हटाने से उसका व्यंग्यार्थ भी समाप्त हो जाएगा, उसका चमत्कार भी समाप्त हो जाएगा। अगर हमने उसी का पर्यायवाची कोई रख दिया तो व्यंजना शब्द शक्ति नहीं रहेगी, तो इसको शाब्दिक व्यंजना कहेंगे। वो शब्द पर आधारित है। जैसे उदाहरण के लिए, चिरजीव जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घट ये वृष भान जा वे हलदर के वीर। यहाँ चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, जोड़ी जुड़े क्यों न सने गंभीर, को घटी ये वृष भानुजा। तो यहाँ वृष भानुजा और हलदर दोनों शब्दों के दो अर्थ हैं। क्या? वृष भानुजा, एक तो वृष भानु की पुत्री वृष भानुजा अर्थात राधा, जो वृषभान की पुत्री हैं, और दूसरा वृष भानुजा क्या है? दूसरे वृष भानुजा शब्द से तात्पर्य गाय। दो अर्थ निकल रहे हैं वृष भानुजा शब्द के। इसी प्रकार हलधर के भी दो अर्थ हैं। हलधर, हल को धारण करने वाले अर्थात बलराम जी, कृष्ण के भाई बलराम, और हलधर माने हल को धारण करने वाले अर्थात बैल। एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं, तो इससे दो अर्थ, इन दो शब्दों के माध्यम से हमें इस दोए के दो अर्थ प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ शाब्दिक व्यंजना होगी। यहाँ वृषभानुजा का अर्थ राधा और गाय है, वहीं हलधर के भी दो अर्थ बलराम और बैल हैं। अतः यहाँ शब्द का चमत्कार इन शब्दों के पर्याय शब्द रख देने पर नहीं हो सकते। यदि हम बलराम या बैल या गाय या राधा लिख दें तो शब्द का चमत्कार खत्म हो जाएगा, दोहरा अर्थ नहीं प्रकट होगा। तो यहाँ शाब्दिक व्यंजना है जो शब्द पर ही आधारित है। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण है शाब्दिक व्यंजना का। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द के तीन अर्थ निकल रहे हैं, मोती के साथ, मानुष के साथ और चून के साथ। मोती पानी का अर्थ मोती के साथ चमक, पानी का अर्थ मानुष के साथ इज्जत या सम्मान,
और चून, चून मीन्स आटा, आटे के साथ जल। पानी के 3 अर्थ हैं। अगर हम पानी की जगह यहाँ जल लिख दें, रहीमन जल राखिए, यदि हम पानी के स्थान पर जल लिख दें, वारी लिख दें, तोय लिख दें, तो क्या होगा? चमत्कार नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मोती और मानुष के लिए उन इसके पानी के पर्यायवाचियों का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। सिर्फ एक ये चून के साथ अर्थ प्रकट होगा, अतः चमत्कार नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ चमत्कार शब्द पर आधारित है, इसलिए ये शाब्दी व्यंजना है। अब दूसरी है आर्थी व्यंजना। जब शब्दार्थ की व्यंजना अर्थ पर निर्भर रहती हो, उसका पर्याय रख देने पर भी अभीष्ट की पूर्ति हो जाती हो, वहाँ क्या होगा? आर्थी व्यंजना होगी। आर्थी व्यंजना में बोलने वाले, सुनने वाले, प्रकरण, देशकाल, कंठ, स्वर आदि का बोध कराती है। जैसे सघन कुंज छाया सुखद, शीतल मंद समीर, मन हुए जात अजो, वह वा यमुना के तीर। इसमें गोपिका कृष्ण के साथ बिताए हुए यमुना तट की लीलाओं को याद कर रही हैं। जो बातें वे कहना चाहती हैं, हृदय के जिन भावों का प्रभाव वे व्यक्त करना चाहती हैं, वह समस्त भाव संसार यहाँ व्यक्त हो गया है। अर्थात यहाँ शब्द भी बदलने पर क्या होगा? अर्थ वही रहेगा, भाव वही रहेगा। तो यहाँ अर्थ शब्द पर ना आधारित होकर अर्थ पर आधारित है चमत्कार, इसलिए ये आर्थी व्यंजना है। अर्थात शब्द बदलने पर भी कोई प्रभाव व्यंग्यार्थ पर नहीं पड़ेगा। जैसे नंद ब्रज लीजे ठोक बजाए, देव विदा मिल जाए, मधुपुरी जहाँ गोकुल के राय। ये क्या है? आर्थी व्यंजना का उदाहरण है। अब इसका तुलनात्मक अध्ययन। अभिधा में तो मुख्यार्थ होता है, लक्षणा शब्द शक्ति में लक्षणार्थ होता है, और व्यंजना शब्द शक्ति में व्यंग्यार्थ होता है। अभिधा के शब्द को वाचक कहते हैं, लक्षणा के को लक्षक कहते हैं, और व्यंजना शब्द शक्ति के शब्द को व्यंजक कहते हैं। अभिधा शब्द शक्ति सर्वविदित सरलार्थ होती है। जैसा हमको दिख रहा है, जैसा हम पढ़ रहे हैं, जैसा हम सुन रहे हैं, वही सरल अर्थ हमें प्राप्त होता है। जबकि लक्षणा में क्या होता है? लक्षणा रूढ़ या प्रयोजनार्थ होती है और उसके लक्षण पर आधारित होती है। शब्द के लक्षण पर अर्थ आधारित होता है। जबकि व्यंजनार्थ में क्या होता है? संदर्भ के अनुसार, किस संदर्भ में वाक्य कहा गया है या किस संदर्भ में काव्य पढ़ा गया है, उस संदर्भ के अनुसार अर्थ अभिप्रेरित होता है, वह व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अभिधा का उदाहरण है, तुम्हारा पुत्र मूर्ख है। सीधा सीधा कह दिया तुम्हारा पुत्र मूर्ख है। मूर्ख पता चल रहा है, मूर्ख से ही मूर्ख कहेंगे। जबकि लक्षणार्थ में तुम्हारा पुत्र गधा है, तो यहाँ गधा किसके लिए? वो पशु नहीं है, जानवर नहीं है, लेकिन गधे जैसे लक्षण हैं, उसके लक्षण पर आधारित गधा मूर्ख माना गया है। मूर्ख प्राणी, तो किसी व्यक्ति को यहाँ गधा कहने से उसके गधे के लक्षण तुम्हारे पुत्र में मिले, इसका तात्पर्य है वह मूर्ख है। सीधा ना कह के लक्षण पर आधारित कर दिया, लक्षण पर आरोपित कर दिया अर्थ को कि तुम्हारा पुत्र गधा है। इसी प्रकार व्यंजना में तुम्हारा पुत्र तो बृहस्पति का अवतार है, बृहस्पति का अवतार है। ये क्या है? व्यंजना। अब
प्रश्न कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न। अभिधा शब्द शक्ति से प्राप्त अर्थ कहलाता है। अभिधा से प्राप्त अर्थ वाच्यार्थ कहलाता है। लक्षण पर आधारित अर्थ प्राप्त होता है लक्षणा से। परंपरागत रूढ़ अर्थ व्यंजित होता है किससे? रूढ़ और प्रयोजनवती लक्षणा बताई थी, तो परंपरागत रूढ़ अर्थ किससे प्राप्त होता है? लक्षण से। ठीक है। अभिधा एवं लक्षणा शब्द शक्ति में अंतर। तो अभिधा और लक्षणा में अंतर क्या है? लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ के बाधित होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर लक्षणार्थ से अभिप्रेरित अर्थ का बोध होता है, जबकि व्यंजना शब्द शक्ति में नहीं, अभिधा शब्द शक्ति में सरलार्थ जो हमें दिख रहा है, जैसा हमें दिख रहा है वैसा ही प्राप्त होता है। सांकेतिक अर्थ, साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोधक व्यापार को अभिधा कहते हैं। किसने कहा है? रामदहिन मिश्र जी ने। वाच्यार्थ जैसा हम सुन रहे हैं, ठीक वही अर्थ, सरल अर्थ हमें प्राप्त हो रहा है। व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ और उदाहरण। व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ क्या है? विशेष रूप से स्पष्ट करना। जब काव्य में न तो अभिधा द्वारा अर्थ स्पष्ट हो और न लक्षणा द्वारा अर्थ स्पष्ट हो, तो वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। अर्थात सरल मतलब उसके संदर्भ में, वाक्य या काव्य के संदर्भ में हमें जो अन्य अर्थ प्राप्त हो रहा है, शब्द से या अर्थ से जो चमत्कार उत्पन्न हो रहा है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अब इसका उदाहरण आपको पता ही है, चिरजीवो जोरी जो है, क्यों न सने गंभीर। यह उदाहरण बहुत बार आता है। अधिकांशतः यह उदाहरण पेपर में आवश्यक रूप से आता है, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम रहा हो। दूसरा, रहीमन पानी राखिए, ऐसे ही है। सुबरन को खोजत फिरत कवि अवचारी चोर, है ना। जो अधिकांशतः श्लेष के उदाहरण होंगे, श्लेष अलंकार के जो उदाहरण होंगे, वो अधिकांशतः क्या है? शाब्दी व्यंजना। और आर्थी व्यंजना, अभी तो हम व्यंजना शब्द शक्ति के अर्थ और उदाहरण पढ़ रहे हैं, तो ये शाब्दी व्यंजना के उदाहरण है। आर्थी व्यंजना के उदाहरण भी हैं, जैसे 4 बज गए, 4 बज गए। तो 4 बजने से प्रधानाचार्य के सामने अगर ये वाक्य बोला गया कि 4 बज गए, तो उसका तात्पर्य क्या होगा कि अब स्कूल बंद करना है। घर पर 4 बज गए किसी गृहिणी के लिए, तो उसका शायद चाय बनाने का समय हो गया। अन्य किसी विद्यार्थी के लिए 4 बज गए शायद पढ़ने का समय होगा। खिलाड़ी के लिए 4 बज गए अर्थात शायद पढ़ने का समय होगा। इसी प्रकार चरवाहे के लिए 4 बज गए अर्थात अब लौटने का समय होगा। सभी के लिए जिस संदर्भ में यह वाक्य प्रयुक्त होगा, उसी संदर्भ में उसका अर्थ निकलेगा। सभी के लिए अर्थ अलग अलग होगा। तो शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना में क्या अंतर है? जब व्यंजना शब्द में हो, यदि उसका अर्थ से कोई
वो लेना देना नहीं हो। शब्द के हटाने पर व्यंग्यार्थ भी समाप्त हो जाता हो तो वहाँ शाब्दिक व्यंजना होती है। और जब व्यंजना शब्द में न होकर अर्थ में हो, अर्थात शब्द बदलने पर भी व्यंग्यार्थ वही रहे, अर्थ नहीं बदले, अर्थ में फिर भी चमत्कार रहे, तो वहाँ आर्थी व्यंजना होती है। अविधा, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्तियों की परिभाषा और विशेषताएं विस्तार से लिखते हुए 3-3 उदाहरण लिखी गए। तो ये मैंने आपको कल से कई बार रिपीट करवा दिए। अविधा अर्थात सरल अर्थ, लक्षणा लक्षक अर्थ, लक्षण पर आधारित हो, व्यंजना जो अन्य संदर्भ पर आधारित हो, ना अविधा से निकलता हो अर्थ, ना लक्षण से, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है, व्यंजक शब्द पर आधारित हो या अर्थ पर आधारित हो। और 3-3 उदाहरण, तो अविधा के तो काफ़ी सारे उदाहरण आपको वैसे ही आते होंगे, कुछ भी लिख दीजिए, वही अविधा है जिसका सीधा सीधा सरल अर्थ निकलता हो। जैसे ध्रुव एक नटखट लड़का है, उसके हार के मोती कीमती हैं, गाय दूध देती है, गधा घास चर रहा है, ये अविधा के उदाहरण है। इसी प्रकार लक्षणा के उदाहरण, वह हवा से बातें कर रहा है, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। जितने भी मुहावरे होंगे सभी रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण माने जाएंगे। उसने तो मेरी नाक काट दी, ये सब लक्षणा के उदाहरण हैं। लाल पगड़ी आ रही है, अध्यापक जी ने कहा मोहन गधा है। ठीक। और व्यंजनार्थ, व्यंजना शब्द शक्ति के उदाहरण, अवला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, ये आर्थी व्यंजना का उदाहरण है। सागर कूल मीन तरपत है, हुलसी होत जल पीन, ये भी आर्थी व्यंजना का उदाहरण। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित बन मोकह भोगू, मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोकह भोगू, ये भी आर्थी व्यंजना का उदाहरण है। सोहत नाग न मद बिन ताना, बिना नहीं राग, सोहत नाग न मद बिना तान, बिना नहीं राग, ये भी शाब्दी व्यंजना का उदाहरण है। सुभरन को खोजत फिरे कवि अवचारी चोर, शाब्दी व्यंजना का उदाहरण है। तो अब इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। पढ़ते रहिए, घर में रहिए, खुश रहिए। कीप इट अप।